वेलकम टू द चैनल गाइड फार्मा लाइन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एम फार्मा फार्माकोलॉजी के सब्जेक्ट फार्माकोलॉजिकल एंड टॉक्सिकोलॉजिकल स्क्रीनिंग मेथड सेकंड के यूनिट थर्ड के बारे में। आज की इस वीडियो में हम यूनिट थर्ड के टॉपिक मेल रिप्रोडक्टिव टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडी के बारे में बात करेंगे। अपनी लास्ट के वीडियो में हमने रिप्रोडक्टिव टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडी क्या होती है इसको पढ़ लिया है। साथ ही साथ हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडी के तीनों सेगमेंट को डिटेल में स्टडी कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल की स्क्रीनिंग मेथड 2 की प्लेलिस्ट में जाके उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम मेल रिप्रोडक्टिव टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है कि टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडी क्या होती है और रिप्रोडक्टिव टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडी क्या होती है। तो यहाँ पर हम टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडी कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो हमें यहाँ पे क्या चेक करना है, हमें यहाँ पर किसी भी न्यू मॉलिक्यूल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे इफ़ेक्ट चेक करना है। हमें ये देखना है कि क्या वो ड्रग रिप्रोडक्टिव टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडी तो प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। तो इसके लिए हम मेल एंड फीमेल दोनों पर ही इस रिप्रोडक्टिव टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडी को परफॉर्म करते हैं। मेल में रिप्रोडक्टिव टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडी को परफॉर्म करने का प्रोसीजर अलग होता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल। फीमेल में हमने जो रिप्रोडक्टिव टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडी की है उसको हमने 3 सेगमेंट में डिवाइड किया था, सेगमेंट 1, सेगमेंट 2 एंड सेगमेंट 3 में। और हमने हर सेगमेंट में इस स्टडी को डिफरेंट टाइप से चेक किया था। मेल रिप्रोडक्टिव टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडी में हम किसी भी सेगमेंट में इस स्टडी को डिवाइड नहीं करते हैं, ये सिर्फ एक स्टडी होती है। यहाँ पर हम एक ही स्टडी में मेल रिप्रोडक्टिव टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडी को परफॉर्म करते हैं। अब अगर हम बात करें मेल रिप्रोडक्टिव टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडी में, तो हम कैसे जानेंगे कि हमारी जो ड्रग है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे, मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर रही है। तो इसके लिए जो हम एनिमल अपनी स्टडी में यूज़ कर रहे हैं उनके अंदर हमें अपनी ड्रग को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा और उसके इफ़ेक्ट को देखना पड़ेगा। तो देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडी में, तो इसके लिए अगर हमें इसकी टॉक्सिसिटी को चेक करना है तो सबसे पहले हमें जो मेल फर्टिलिटी होता है उसको हमें चेक करना पड़ेगा। क्योंकि अगर ड्रग ने मेल की फर्टिलिटी में किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट किया है तो इसका यही मतलब है कि वो ड्रग रिप्रोडक्टिव टॉक्सिकोलॉजिकल जो नेचर है वो शो कर रहा है और वो मेल में एज अ टॉक्सिक इफ़ेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। इसी की वजह से मेल की जो फर्टिलिटी है वो डिस्टर्ब हुई है। तो इसके लिए जो हमारा पहला क्राइटेरिया होता है वो ये है कि हमें मेल की फर्टिलिटी को चेक करना है। मेल की फर्टिलिटी को जब हम चेक करेंगे तो उसको जब हम चेक कर लेंगे, अगर उसमें डिस्टर्बेंस आ रहा है तो मतलब ड्रग रिप्रोटॉक्सिक है, क्योंकि उसने फर्टिलिटी को क्या किया है, इफ़ेक्ट डाला है। अगर उस ड्रग ने फर्टिलिटी पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं डाला है तो इसका ये मतलब है कि ड्रग रिप्रोटॉक्सिक नहीं है। तो इसी तरीके से हम मेल में रिप्रोडक्टिव टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडी को परफॉर्म करते हैं। फीमेल की अगर हम बात करते हैं तो फीमेल्स में हमें क्या होता है, फीमेल में हम बिफोर द प्रेगनेंसी, आफ्टर द प्रेगनेंसी, इस तरीके से हम स्टडी को परफॉर्म करते हैं। लेकिन मेल में हमें क्या करना होता है, हमें सिर्फ मेल में उसकी ड्यूरिंग द प्रोसीजर उसको जब हम मैटिंग करवा देते हैं, मैटिंग करवाने के बाद हमें अपनी मेल के जो फर्टिलिटी है उसको चेक करना होता है। तो अब हम इसके बारे में देख लेते हैं कि मेल टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडी को परफॉर्म कैसे किया जाता है और ये क्या होता है, इसमें हमें क्या क्या चीज़ों को चेक करना है। तो देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं मेल फर्टिलिटी टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडी में, तो ये अगर कोई भी एजेंट, अगर कोई भी ड्रग मेल टॉक्सिसिटी को प्रोड्यूस कर रहा है, मेल रिप्रोडक्टिव टॉक्सिसिटी को प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसमें क्या होगा, ये जो ड्रग या फिर ये जो एजेंट्स होंगे वो डायरेक्ट इफेक्ट कहाँ पे डालेंगे। तो देखिए, इट इन्वॉल्व अ ब्रॉड रेंज ऑफ टारगेट एंड मैकेनिज्म सच एज अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन कहाँ पे, सेमनीफेरस एपिथेलियल सेल्स पे, लेइंग सेल्स पे, सर्टोली सेल्स पे, जो कि सपोर्ट कर रही है स्पर्मेटोजेनेसिस को। इसके अलावा एपिडाइमल स्पर्म मैचुरेशन में एज वेल एज एंडोक्राइन डिस्टर्बेंस। तो अगर कोई एजेंट या फिर कोई ड्रग जिसकी हमें रिप्रोडक्टिव टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडी को परफॉर्म करना है, उस ड्रग ने डायरेक्ट इफेक्ट डाला है, कहाँ पे इफेक्ट डाला है, जो सेमनीफेरस एपिथेलियल सेल्स है जिसका काम है स्पर्म को फॉर्म करना, तो अगर उस पर उसने इफेक्ट डाला है डायरेक्ट, या फिर लेइंग सेल्स है
लेइंग सेल्स का क्या काम है? टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करना। और टेस्टोस्टेरोन क्या है? डायरेक्ट रिलेटेड होता है मेल की फर्टिलिटी से, क्योंकि अगर टेस्टोस्टेरोन का लेवल डाउन हो जाएगा तो जो मेल की फर्टिलिटी है वो उसमें डिस्टर्बेंस होता है। तो इसमें या फिर अगर उस एजेंट ने सर्टोली सेल्स जो होती हैं, जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस को सपोर्ट कर रही हैं, उसको डायरेक्ट इफेक्ट किया है। और सर्टोली सेल्स का काम क्या है? ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती हैं। ये सेमनीफेरस जो एपिथेलियल सेल्स है इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती हैं, एज वेल एज ए पैसेज प्रोवाइड कराती हैं। जो मैच्योर स्पर्म सेल्स होती हैं उनको पैसेज प्रोवाइड कराती हैं। तो ये इनका काम है। अगर इसने इसको अफेक्ट किया, साथ ही साथ अगर ड्रग ने या फिर एजेंट ने एपिथेलियल जो स्पर्म है उसके मैचुरेशन को अफेक्ट किया, जो नॉर्मल मैचुरेशन की प्रोसेस है स्पर्म की, अगर ड्रग ने उसके स्पर्म के मैचुरेशन में किसी भी तरीके का इफेक्ट डाला या फिर एंडोक्राइन डिस्टर्बेंस किया। एंडोक्राइन डिस्टर्बेंस का मतलब क्या हुआ? जैसे कि हमने आपको ऊपर बताया कि जो आपकी लेइंग सेल है वो टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन कर रही है। तो अगर टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन अफेक्टेड होगा तो उस केस में जो मेल है उसकी फर्टिलिटी प्रभावित होगी, वो मेल है उसकी फर्टिलिटी में इशू आएगा, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन की अगर क्वांटिटी डाउन हो जाती है तो मेल की जो फर्टिलिटी होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है। एज वेल एज ए बिहेवियरल चेंजेस भी करता है, मतलब कि जो एनिमल होता है उसमें जो सेक्सुअल बिहेवियर है उसको भी ये डिस्टर्ब करता है। एंड ये जो टेस्टोस्टेरोन है ये मेन रिस्पॉन्सिबल होता है मेल की फर्टिलिटी के लिए। तो अगर किसी भी ड्रग ने इन सभी पैरामीटर्स को डिस्टर्ब किया है, इनमें कोई भी इफ़ेक्ट डाला है, तो वो इनडायरेक्टली अगर इसने इन सभी को इफ़ेक्ट डाला है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो वो अल्टीमेटली मेल की फर्टिलिटी को इशू करेगा। और अगर मेल की फर्टिलिटी इशू होती है तो वो एज अ टॉक्सिसिटी नेचर उस ड्रग का समझा जाएगा, वो ड्रग एज अ रिप्रोटॉक्सिक नेचर उसका समझा जाएगा और वो ड्रग एज अ रिप्रोटॉक्सिन मानी जाएगी। ठीक है, ये हो गया। अगर हम बात करते हैं मेल फर्टिलिटी की, तो मेल फर्टिलिटी में जो सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है मेल स्पर्म। तो अगर मेल स्पर्म जो है अगर वो हेल्दी है, उसकी मार्फोलॉजी सही है, उसकी मोर्टेलिटी सही है, उसका जो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो सही है, तो इस तरीके के स्पर्म को हम हेल्दी स्पर्म बोलेंगे और वो एक अच्छे पप्स को क्रिएट करने में हेल्प करेगा। तो अगर इस तरीके का एनिमल है तो वो क्या है, वो रिप्रोडक्टिव उसमें क्या है, वो हेल्दी है, वो उसको हम हेल्दी रिप्रोडक्टिव सिस्टम उसका हेल्दी है, इसमें हम उसको कंसीडर, तो उसको हम उसके हेल्दी रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इस चीज़ को कंसीडर किया जाएगा। लेकिन अगर मेडिसिन लेने के बाद या फिर ड्रग के कंजम्पशन के बाद जो मेल एनिमल है उसके स्पर्म की मॉर्फोलॉजी चेंज हो जाती है, मॉर्फोलॉजी डिस्टर्ब हो जाती है, उसकी मोर्टेलिटी में प्रॉब्लम आ जाती है, उसका जो मैचुरेशन है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है, उसकी क्वांटिटी में कमी आ जाती है। तो इस तरीके से अगर उस ड्रग ने इस तरीके का नेचर शो किया है एनिमल्स पे, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो ड्रग क्या है, वो ड्रग रिप्रोटॉक्सिक इन नेचर है, तभी उसने जाकर के मेल की फर्टिलिटी पे इशू डाला है। क्योंकि अगर हेल्दी स्पर्म है तो मेल की फर्टिलिटी अच्छी है, अगर स्पर्म हेल्दी नहीं है तो मेल फर्टिलिटी अच्छी नहीं है और वो इनफर्टाइल हो जाएगा। तो इसीलिए जब हम मेल की फर्टिलिटी चेक करते हैं तो हमारा मेन फोकस होता है स्पर्म के प्रोडक्शन पे, स्पर्म के मॉर्फोलॉजी पे, उसके नेचर पे, उसके अपीयरेंस पे, इन सब चीज़ों पे हमारा फोकस होता है। और उसी के रिलेटेड जो भी सेल्स उनको प्रोड्यूस कर रही हैं, जो भी हार्मोन्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उन चीज़ों को हम चेक करते हैं। इसीलिए यहाँ पर हमने सेमनीफेरस एपिथेलियल सेल्स को चेक किया है क्योंकि ये प्रोड्यूस कर रही हैं, लेइंग सेल्स को चेक किया है क्योंकि ये टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं, हमने सर्टोली सेल्स को चेक किया है क्योंकि ये स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म है इसको सपोर्ट करती हैं, इसको करती हैं, सर्टोली सेल्स इस पे हेल्प करती हैं। इसके अलावा एपिडिडर्मल जो स्पर्म मैचुरेशन है इसको चेक करते हैं, क्योंकि स्पर्म का मैचुरेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तभी एक हेल्दी स्पर्म क्रिएट हो पाएगा। इसके अलावा एंडोक्राइन डिस्टर्बेंस को भी हम चेक करते हैं क्योंकि फॉर द हेल्दी मैचुरेशन या फिर हेल्दी स्पर्म के मैचुरेशन के लिए, हेल्दी स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए जो एंडोक्राइन सिस्टम है उसका भी प्रॉपर वे में फंक्शन करना बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का लेवल बहुत ही एप्रोप्रिएट अमाउंट में होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए हमने इन सभी चीज़ों को चेक किया है। तो अब ये तो चीज़ हो गई कि हमें क्या क्या चीज़ों को चेक करना है और हम
किन किन चीज़ों पे अपना फोकस रखेंगे फॉर द मेल रिप्रोडक्टिव टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडी के लिए। तो ये हो गया हमारा पैरामीटर्स। तो देखिए इस पूरी स्टडी में जो हमारा मेन फोकस है वो है मेल के स्पर्म पे। तो देखिए क्योंकि हमारी जो स्टडी है वो है मेल रिप्रोडक्टिव टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडी, तो अगर हम मेल के रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो जो हमारी जो मेल का रिप्रोडक्शन का पार्ट है वो है स्पर्म, क्योंकि अगर हम फीमेल की बात करें तो है वो हमारा ओवम, और मेल की बात करें तो वो है स्पर्म, क्योंकि इन्हीं दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह से ही जाइगोट का फॉर्मेशन होता है और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। तो अगर किसी भी तरीके से ड्रग ने मेल के स्पर्म को अफेक्ट किया तो अल्टीमेटली जो फीमेल्स होंगी जिनसे हम मैटिंग करवाएंगी वो फीमेल्स प्रेग्नेंट नहीं हो पाएंगी। अगर वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाएंगी तो इस तरीके से क्या होगा, इस तरीके से ड्रग ने इनडायरेक्टली मेल की फर्टिलिटी पे इफेक्ट डाला है। जब मेल की फर्टिलिटी पे इफेक्ट डाला तो ये ड्रग क्या है, रिप्रोटॉक्सिक इन नेचर है। तो हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारी जो ड्रग हो वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे सेफली इफेक्ट डाले, वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अफेक्ट ना करे जिसकी वजह से मेल या फिर फीमेल की फर्टिलिटी पे इशू आए, क्योंकि फर्दर अल्टीमेटली उस ड्रग को ह्यूमन पे कंज्यूम करना है। अगर ह्यूमन के कंजम्पशन में अगर वो ड्रग रिप्रोटॉक्सिक की नेचर शो करने लगे और वो ड्रग को कंज्यूम करने के बाद जो ह्यूमंस हैं वो इनफर्टाइल होने लगे, तो हम ऐसे ड्रग तो नहीं बनाना चाहते कि हमारे ड्रग के मैन्युफैक्चरिंग के बाद वो ड्रग जो एनिमल्स हैं, जो हमारे मेल एंड फीमेल्स ह्यूमन हैं उनको इनफर्टाइल कर दे। तो इसी चीज़ को चेक करने के लिए हम मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडी कर रहे हैं। तो इसी के लिए हम फीमेल्स में ओवम को चेक करेंगे और मेल्स में हम स्पर्म पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली अगर हम बात करें फर्टिलिटी की तो मेन जो हमारा फर्टिलिटी का जो पैरामीटर चेक करने का होगा वो होगा स्पर्म, क्योंकि मेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेन पार्ट है वो है स्पर्म। इसीलिए यहाँ पे हम जो स्पर्म है मेल का उसी पे हमारा मेन फोकस होता है और उससे रिलेटेड वो सभी सेल्स जो इस स्पर्म को प्रोड्यूस करने में हेल्प करती हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं प्रोसीजर के बारे में कि कैसे हम इस चीज़ों को चेक करने के लिए हम लैब में कैसे परफॉर्म करेंगे, कि कैसे हमको इन चीज़ों को चेक करना है या फिर हमारा मेल रिप्रोडक्टिव टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडी को परफॉर्म करने का प्रोसीजर क्या होगा। तो देखिए, जैसा कि हमने आपको फीमेल में बताया हुआ है कि हमें जो फीमेल्स होती थी उनकी हमें मैटिंग करवानी होती थी, उसके पहले हमें डोजिंग करनी होती थी, उसके बाद उनकी मैटिंग करवानी होती थी, मैटिंग के बाद फिर उनका जब गेस्टेशन पीरियड चल रहा होता था उस तरीके से हम उनकी डोजिंग को कंटिन्यू रखते थे। इसी तरीके से हम मेल के साथ भी करेंगे। तो मेल के लिए हमें क्या लेना है, हमें यहाँ पे क्या लेना है, 1 रोडेंट स्पीशीज लेनी है, यानी कि रैट। इन केस ऑफ फीमेल भी हम रैट को ही यूज़ कर रहे थे, तो यहाँ पे हम रैट ले लेंगे। उसके बाद हम 3 डोज ग्रुप टेकन, एज 6 एडल्ट मेल होने चाहिए। जैसा कि हमने प्रीवियस स्टडी में आपको बताया हुआ है कि हर स्टडी में जो हमारी फीमेल्स थी उनके हमने 4 ग्रुप्स बनाए थे। एक हमारा कंट्रोल का ग्रुप था और 3 हमारे ग्रुप थे ग्रेडेड डोजिंग के, मिनिमम, मैक्सिमम एंड एमटीडी का ग्रुप, मैक्सिमम टॉलरेटेड डोज का एमटीडी का ग्रुप। ठीक है, तो इस तरीके से हम मेल के केस में भी अपने इतने ही ग्रुप्स बनाएंगे। 3 डोज के ग्रुप होंगे, एक हमारा कंट्रोल होगा। इस हर ग्रुप में हमें 6 एनिमल को प्लेस करना है, 6 एनिमल को यूज़ करना है। इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद जो हमारी ड्रग होगी उसको हमें अपनी एनिमल में इंट्रोड्यूस करना है। इंट्रोड्यूस करने का जो हमारा टाइमिंग होगा वो कितना होगा, ड्रग ट्रीटमेंट बाय द क्लिनिकल रूट। क्लिनिकल रूट कौन सा रूट होगा, वो रूट जो प्रीवियस स्टडी में अप्रूव किया गया होगा। अगर प्रीवियस स्टडी में ओरल रूट है तो ओरल रूट, आईवी है तो आईवी, आईपी है तो आईपी, तो जो भी क्लिनिकल रूट प्रीवियस स्टडी में उसका अप्रूव्ड किया हो गया होगा उसके अकॉर्डिंग हमें उस ड्रग को लेना है और इंट्रोड्यूस कर देना है अपने एनिमल पे। अब एनिमल पे इंट्रोड्यूस करने का टाइमिंग क्या होगा, फॉर द 28 to 72 डेज़। ये जो आप टाइमिंग देख रहे हो 28 से 72 डेज़, ये टाइमिंग इसलिए रखी जाती है कि जो एनिमल है उसकी जो स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस है वो प्रॉपर वे में हो पाए। एक जो स्पर्मेटोजेनेसिस का जो भी टाइमिंग है वो प्रॉपरली फुलफ़िल हो पाए। ठीक है, इसलिए हम इस जो टाइमिंग है इसको इतना देर तक करते हैं।
28 से 72 डेज़ हमने उसमें एनिमल में अपनी ड्रग को इंट्रोड्यूस कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम अपने जो एनिमल्स हैं जिनको हमने ड्रग दे रखी है उसको हमें मिक्स करना है फीमेल के साथ। तो फीमेल के साथ हम इसको मिक्स करेंगे एट 1:2 के रेशियो में। तो 1:2 के रेशियो में हम अपने इस एनिमल को फीमेल के साथ मिक्स कर देंगे फॉर द मैटिंग प्रोसीजर। कि जब हमने मिक्स किया तो उसमें क्या होगा, मैटिंग का प्रोसेस होगा। मैटिंग का जब प्रोसेस हो जाएगा उसके बाद क्या होगा, फीमेल गेट प्रेग्नेंट शुड बी एग्जामिन आफ्टर 30 डेज़ ऑफ गैस्ट्रेशन। तो गैस्ट्रेशन के 30 डेज़ के बाद जो हमारी फीमेल्स जो हैं प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं उनको हमें एग्जामिन करना है। अब हम यहाँ पे बात क्या कर रहे हैं, मेल रिप्रोडक्टिव टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडी की। तो यहाँ पे अब हमें मेल पे फोकस करना है। तो अब हमें यहाँ पे मेल पे फोकस करना है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, ऑल मेल एनिमल्स सेक्रीफाइस। जितने भी एनिमल स्टडी में यूज़ किए गए होंगे उनको हमें सेक्रीफाइस कर देना है। और सेक्रीफाइस करने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हमें उनके जो जेनाइटल ऑर्गन्स हैं उनकी हमें टेस्टिंग करना है। अब जेनाइटल ऑर्गन की टेस्टिंग के लिए हम क्या क्या करेंगे, सेक्रीफाइस करने के बाद उनके जेनाइटल ऑर्गन्स को रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद हमें वेट करना है उनके टेस्टिस का। जो मेल एनिमल है उसके टेस्टिस को रिमूव करके उसके टेस्टिस का वेट करना है कि कहीं ड्रग ने, जो एनिमल्स जिसने कंज्यूम किया है ड्रग को, कहीं आफ्टर द कंजम्पशन ऑफ द ड्रग जो टेस्टिस है उनके वेट में कोई भी डिफरेंस तो नहीं आया है, वेट बढ़ गया हो या फिर वेट घट गया हो, इस तरीके की चेकिंग करनी है हमें। इसके बाद हमें एपिडिडमाइज रिकॉर्ड रखना है। जो एपिडिडमाइज जो होते हैं उनका भी रिकॉर्ड रखना है कि आफ्टर द कंजम्पशन ऑफ द ड्रग जो एपिडिमाइज है उसके जो हिस्टोलॉजी है उसमें किसी तरीके का चेंजेस तो नहीं आया है। इसके बाद हम उसकी वही है हिस्टोलॉजी करवाएंगे, एग्जामिनेशन करवाएंगे टेस्टिस का एंड एपिडिडमाइज का हमें हिस्टोलॉजी करवाना है एज वेल एज उसके वेट को भी हमें एनालाइज करना है। इसके बाद जो हमने जब ये हिस्टोपैथोलॉजी उनकी करवा ली हिस्टोलॉजी जब हमने उनकी जेनाइटल ऑर्गन्स की करवाई, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो स्पर्म, जो एनिमल के जो स्पर्म होंगे उसको हमें चेक करना है। और हमें क्या चेक करना है, स्पर्म एग्जामिन फॉर मोटिलिटी एंड मॉर्फोलॉजी। तो जो स्पर्म होंगे एनिमल्स के उसकी हमें मोर्टेलिटी को चेक करना है, यानी कि किस तरीके का मूवमेंट है स्पर्म का। और उसके बाद उसकी मॉर्फोलॉजी को चेक करना है कि उसका जो अपीयरेंस है। जो आपने जब आपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा होगा तो आपने स्पर्म की एक स्ट्रक्चर पढ़ा होगा कि उसमें हेड होती है, टेल होता है। तो इस तरीके से उसका जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है उसमें उसके मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर में किसी भी तरीके का कोई डिफरेंस तो नहीं आया है आफ्टर द कंजम्पशन ऑफ द ड्रग, ये हमें चेक करना पड़ेगा। और उसकी मोर्टेलिटी को भी चेक करना पड़ेगा, मोर्टेलिटी एंड मॉर्फोलॉजी को चेक करना। इस तरीके से हम इन सभी जो हमारे पैरामीटर्स है इस पे हम फोकस करते हैं। और अगर इन सभी पैरामीटर्स में किसी भी तरीके का कोई भी डिस्टर्बेंस आया है, कंट्रोल से कंपैरिजन करेंगे हम उसको। अगर हमें कोई भी डिफरेंस दिखता है तो इसका मतलब जो हमारी ड्रग है वो एज अ रिप्रोटॉक्सिक नेचर शो कर रही है और उस ड्रग ने मेल की फर्टिलिटी को इशू किया है, मेल की फर्टिलिटी को इफ़ेक्ट डाला है। तो इस तरीके से हम लैब में मेल फर्टिलिटी के रिप्रोडक्टिव टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडी को परफॉर्म करते हैं। तो आई होप आज का ये वीडियो आप सभी को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। आप स्क्रीनिंग मेथड की प्लेलिस्ट पे जाके प्रीवियस सभी वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।